अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर एक दफ़ा स्क्रीन शेयरिंग वगैरह करके चेक कर लीजिएगा, वॉइस तो आपकी ओके। जी ठीक है। जी आया डिस्प्ले पे। एक एक्सेल की फ़ाइल खोली है मैंने। जी सर बिल्कुल आ रही है। ठीक है सर, अच्छा, ओके। थैंक यू। अभी मैंने शेयरिंग स्टॉप कर दी है, मैं दोबारा इसको स्टार्ट ठीक ठीक है सर। 2-4 मिनट वेट कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें जी जी 2-4 सर, मिनट के बाद। दूसरी क्लास थोड़ी लेट खत्म हुई ना, इस वजह से स्टूडेंट हमें ज्वाइन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा सर। आज जी 2-3 मिनट लगेंगे सर। जी ठीक है। जी वजाहत, आपने आते साथ ही हैंड रेज़ कर दिया है, बोलें आप। सर मैंने एडमिन साहब से थोड़ी सी बात करनी है, अगर मुझे आप इजाज़त दें। जी एडमिन साहब से कर लें बात आप। हेलो सर। जी बोले। सर आप एफए की क्लास में भी एडमिन होते हैं? मैं सब क्लासों में बैठा होता हूँ भाई। सर आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, एफ वाले टीचर से अगर आप कह दें, ना तो वो किसी का माइक अनम्यूट करते हैं, ना वो किसी की बात सुनते हैं, ना वो क्वेश्चन का जवाब देते हैं, और क्लास भी 2 घंटे की। क्लास का तो मैंने उनको कहा था, उन्होंने कहा था मैं 1.5 घंटे की क्लास जो ना, मुझे वो कोर्स मेरा कवर नहीं होता, तो मैं तो 2 घंटे की क्लास दूंगा। चल 2 घंटे का इशू नहीं है। दूसरी बात सर, ना माइक अनम्यूट करते हैं, कल उनका आधा घंटा ना उनकी स्क्रीन शेयर हुई है, ना उनके बीच में आवाज भी नहीं आती, तो चलो वो मैं ये आज मसला। चलो मैं आज कोई इश्यू होता है तो आप वहाँ पे मैसेज डाल दिया करें, मैं वहाँ से पढ़ के उनको आगे बता दूंगा सर ये इश्यू आ रहा है। चलो ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है सर, ओके। जी वजाहत, आप अपना हैंड खुद ही लोअर कर लें। ओके सर। कोई नहीं खैर मैं आपका पता नहीं कौन है। स्टूडेंट अपने माइक ऑफ कर लें। टेस्ट में कबड़ा पे हुई सामान जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। बिफोर वी कमेंस, आज की बात शुरू करने से पहले, क्योंकि लास्ट वीक में हमारी क्लास हुई थी और कल नहीं हो सकी, आज क्लास हो रही है। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, जो लास्ट वीक में हमने 2 क्लासेस हुई थी, इंट्रोडक्टरी क्लासेस थी, कुछ डिस्कस हुआ था, अगर आपका उस हवाले से कोई क्वेश्चन है, एंड आई आस्क्ड यू कि आप थोड़ी सी स्लाइड्स और कुछ बुक का चैप्टर रेफ़र किया था कि आप उसको रीड आउट करें, और अगर आपने उसको रीड आउट किया है एंड यू वांट टू रेज़ एनी क्वेश्चन, तो आप हैंड रेज़ कर सकते हैं। मैं फ़र्स्ट जो अभी 10 मिनट्स हैं, 10-12 मिनट्स, इसमें आपके सवालों के जवाब दूंगा, और अगर कोई है तो अदरवाइज़ जो अगली बात है वो हम कंटिन्यू करेंगे। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी regarding last time's discussion, you may raise now.
if anyone want to ask something, he or she has to raise her or his hand. हैंड रेज करके पूछ सकते हैं. जी हु हैज जी दानिश, आप पूछ लें क्या पूछना चाह रहे हैं. जी दानिश रजा, यू हैव रेज योर हैंड, आप अपना सवाल पूछ लें. जी सर, आवाज आ रही है आपको? जी जेंटलमैन बोलें आप. जी सर, मेरी आज फर्स्ट क्लास है, तो आपने कोई अगर कोई ग्रुप वगैरह कोई शेयर किया तो बता दें, मैं फिर बाकी लेक्चर्स फिर सुन लूंगा. ग्रुप जो है, अगर आप लाहौर कराची जिस भी शहर से हैं, यू मस्ट हैव सम फेलोज, आप उनसे QR कोड ले लीजिएगा. वो ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप का, उसमें मटेरियल वगैरह भी शेयर हो जाता है, आप उनसे ले लीजिए. ठीक ओके, थैंक यू सर, थैंक यू. आप अपने हैंड को खुद ही लोअर कर लें. जी, एनी अदर क्वेश्चन? So if there is no question, I will start further. मैं थोड़ा सा रीकैप कर दूं what we have discussed in the last class, और फिर उसको मैं लिंक करूंगा अभी जो हम आज डिस्कशन करेंगे. गुफरान, जी गुफरान, यू हैव रेज योर हैंड, आपने खुद ही लोअर भी कर लिया. ओके, दैट्स फाइन. ओके जी, लेट मी नाउ, अब हम सवाल थोड़ा सा बाद में लेंगे, अभी मैं कुछ चीज़ डिस्कस करूंगा, फिर आगे लेके चलेंगे. इन द लास्ट सेशन व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार, हमने एलाबोरेट किया था व्हाट इज़ अकाउंटिंग, और फिर हमने समझने की कोशिश की कि कुछ अकाउंटिंग के यूज़र्स होते हैं, और यूज़र्स को ब्रॉडली हम दो हिस्सों में क्लासीफाई करते हैं. कुछ इंटरनल यूज़र्स हैं एंड देन देयर आर सर्टन एक्सटर्नल यूज़र्स. और अकाउंटिंग की भी दो ब्रांचेज हैं. एक जो आप पढ़ते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ प्राइमरीली फॉर फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स ऑफ एक्सटर्नल यूज़र्स. स्पेसिफिकली वो तमाम इंफॉर्मेशन जो पब्लिकली आपने अवेलेबल करनी है, उस पब्लिकली अवेलेबल करने के लिए जो भी रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, दे आर बीइंग गवर्न्ड अंडर फाइनेंशियल अकाउंटिंग. हाउएवर फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, दैट डजंट मीन कि वो इंटरनल यूज़र्स को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सपोर्ट नहीं करती है, बट इंटरनल यूज़र्स की कुछ स्पेसिफिक एडिशनल नीड्स हैं. जो वो एडिशनल नीड्स हैं, वो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन उनको रिक्वायर्ड है, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ज़रिए से गैदर की जाती है. ऐसी रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं जो शायद हम पब्लिकली अवेलेबल करना भी नहीं चाह रहे, और ना हम पे कोई बाइंडिंग है कि हम वो पब्लिकली अवेलेबल करें. सो इन द लाइट ऑफ दैट, हमने लास्ट टाइम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डिफ़ाइन करने की कोशिश की थी, जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का जिक्र आया था कि हम जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कर रहे हैं, वो मैनेजर्स को यूज़र्स को बात नहीं हो रही, मैनेजर्स को, इंटरनल यूज़र्स को, मीन द पीपल आर गोइंग टू मैनेज द बिजनेस, उनको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है जिससे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके. सो देन हमने लास्ट टाइम थोड़ी सी बात की व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. जनरली इट इज़ बीइंग सेड कि कोई भी बिजनेस हो, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका ऑब्जेक्टिव प्राइमरीली प्रॉफिट अर्न करना है. बट वी हैव डिस्कस समवट कि अगर कोई एक बिजनेसमैन 100 का प्रॉफिट अर्न कर रहा है और कोई दूसरा बिजनेसमैन 1000 का प्रॉफिट अर्न कर रहा है, कोई लाख का प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो इसका मतलब अगर ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है तो एवरीवन इज अर्निंग समथिंग. प्रॉफिट तो अर्न हो रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 100 वाले प्रॉफिट से मुतमिन नहीं है, और जो 1000 वाला है शायद वो 1000 वाले प्रॉफिट से सेटिस्फाई नहीं है, ही वांट टू अर्न मोर. तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी हैव डिफाइंड कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव शायद प्रॉफिट अर्न करना नहीं, बल्कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है. सो हाउ टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, ये समझने के लिए हमने लास्ट टाइम थोड़ी सी बात की थी कि अगर हम देखें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाते हैं, तो सेल्स में से आप माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अगर आप ये माइनस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट ग्रॉस प्रॉफिट होता है, और ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आप इसमें से माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस,
तो देन आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचते हैं एंड देन ऑनवर्ड्स आपके इल्म में है कि आप टैक्सेस वगैरह इंटरेस्ट वगैरह माइनस करते हैं। बट लेट मी क्लैरिफाई टू यू कि जो प्रॉफिट है, चाहे वो ग्रॉस प्रॉफिट हो चाहे वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, वो किसी चीज़ का खुद से नाम नहीं है, बल्कि ये दो चीज़ों के रिजल्ट का नाम है। गाड़ी मैंने कहा था कर सकते हो, इधर कर लो गाड़ी। जी सॉरी। सो वी आर टॉकिंग अबाउट कि प्रॉफिट इन इटसेल्फ कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट तो दो चीज़ों के रिजल्ट का नाम है। प्रॉफिट का मतलब सेल्स में से, रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस किया जाए तो प्रॉफिट होगा। सो अगर हम यहाँ पे मेंशन करें कि एक बिजनेस है जिसका रेवेन्यू लेट्स सपोज 100 है और कॉस्ट इसकी 80 है, तो हम कह सकते हैं प्रॉफिट 20 है। सो इफ़ यू वांट टू मैक्सिमाइज दिस प्रॉफिट, तो हमारे पास दो रास्ते हैं। हम कॉस्ट को उतने का उतना रहने दें, तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि अपने रेवेन्यू को बढ़ा दें। लेट्स सपोज 120 रेवेन्यू हो जाए तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 40 का हो जाएगा। सो वन वे टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट इज़ टू इंक्रीज योर रेवेन्यू। अगर हम रेवेन्यू इंक्रीज नहीं कर सकते, ना कर सकने की रीजंस भी हमने लास्ट टाइम बयान की थी। अगर हम रेवेन्यू इंक्रीज नहीं कर सकते, अभी उस पर भी बात कर लेते हैं क्यों नहीं इंक्रीज कर सकते। अगर रेवेन्यू इंक्रीज नहीं कर सकते तो ऑल्टरनेट वे विद अस इज टू रिड्यूस आवर कॉस्ट। हमें अपने कॉस्ट को कम करना है। अगर हम अपने कॉस्ट को कम कर लेते हैं तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की तरफ जा सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो अगर हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए आइदर और है, या तो आप कॉस्ट को मिनिमाइज कर लें या आप रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर लें। तो फिर लास्ट टाइम ये बात हुई थी कि रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, बिकॉज रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए वट एवर वी आर पुटिंग, वट एवर एफर्ट्स वी आर पुटिंग, उन तमाम चीज़ों के बावजूद हम जितनी भी एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना सारे के सारा हमारे इख्तियार में नहीं है। बिकॉज बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जो रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन को, रेवेन्यू को इफ़ेक्ट करते हैं। अगर वो रेवेन्यू को इफ़ेक्ट करते हैं, वो तमाम के तमाम फैक्ट्स जो हैं, जितने भी और चीज़ें हैं, लाइक हमने अगर अपने रेवेन्यू को बढ़ाना है तो एक तरीका ये है कि हम एडवर्टीज़मेंट को इन्हेंस करें, चीज़ों की मार्केटिंग बेहतर अंदाज में करें। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर हम रेवेन्यू को मैक्सिमाइज़ करने के लिए ये काम कर रहे हैं एडवर्टीज़मेंट वाला, तो हमारा कंपैटिटर नहीं कर रहा होगा। हो सकता है हमारा कंपैटिटर करे और शायद हमसे एग्रेसिव मार्केटिंग करे, और हमारा रेवेन्यू बढ़ने की बजाय शायद उसका रेवेन्यू बढ़ जाए, हमारा भी बढ़े, लेकिन प्रोपोर्शनेटली उतना नहीं बढ़ा जितना हमने मार्केटिंग पे पैसा स्पेंड किया है। तो अ नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर जो कि बियॉन्ड ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल है, ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं है। सो द ओनली थिंग विच इज़ इन द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो कॉस्ट है, जो इन इटसेल्फ ऑर्गेनाइजेशन खुद इनकर करती है। तो प्राइमरीली सबसे पहले जिस चीज़ पे फोकस किया जाना चाहिए वो उस कॉस्ट की मिनिमाइजेशन की तरफ है। आप में से बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होंगे, आप में से बहुत सारे लोग वर्किंग क्लास से बिलोंग करते हैं। तो मैं इस कोविड वाले सिनेरियो के अंदर आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उस बात को अंडरस्टैंड करिएगा। क्योंकि इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान इंडस्ट्रीज, बिजनेसेस बंद हो गए, तो जो बिजनेसमैन थे, जो बिजनेस ओनर्स थे, जो एंटरप्रेन्योर्स थे, उन्होंने अगर वो नुकसान में जा रहे थे तो उनको उस नुकसान को कम करने का जो तरीका फौरी नज़र आया वो कॉस्ट कटिंग था। कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर लिया जाए, मीन एम्प्लॉयज़ को सैलरी ना दी जाए, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज पे कट लगा दिया जाए। देयर आर मैनी वेज विच आर बीइंग ट्राइड बाय द पीपल जो कि फील्ड में काम कर रहे हैं, दे आर अवेयर ऑफ दैट। सो रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने पे जोर नहीं दिया, जितना रेवेन्यू था वो ऑनलाइन पे जाके भी रेवेन्यू बढ़ सकता था, या ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ लोगों को कन्विंस करके होम डिलीवरी की सर्विस दे के, दुकान ओपन किए बगैर, बिजनेस ओपन किए बगैर भी चीज़ें डिलीवर की जा सकती थी और रेवेन्यू कमाया जा सकता था। जो बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, गारमेंट्स के ब्रांड्स हैं, उन्होंने शायद ये ऑनलाइन जो ऑर्डर्स वाला काम किया और लोगों के डोर से चीज़ पहुंचाई। शू स्टोर्स वाले भी बहुत सारे ऐसे थे, लेकिन द पीपल हु आर हैविंग टेक्नोलॉजी से थोड़े से अवे थे, उन्होंने ऑनलाइन बिजनेसेस डेवलप नहीं किए हुए थे,
ऑनलाइन शॉपिंग वाला काम शुरू नहीं किया हुआ था, तो दे वर अवे फ्रॉम दैट। तो उनके पास शायद एक ही रास्ता था, रेवेन्यू अगर बढ़ा नहीं सकते तो कॉस्ट को कम कर लें, और कॉस्ट को कम करने के लिए देयर इज़ वन वे, एक ये भी था कि एम्प्लॉयज़ की सैलरीज को कुछ रिड्यूस कर दिया जाए फॉर द टाइम बीइंग, परमानेंटली, व्हाटएवर। ये आमतौर पे हमें प्रैक्टिकली भी नज़र आता है। और अगर हम इस चीज़ को लिंक करें, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यूजुअली होता है, अगर कोई पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ही उसको प्राइवेटाइज किया जाता है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन से मुराद वो ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। जैसे हमारे यहाँ PIA का नाम आपने बहुत सुना हुआ है कि वो लॉसेस में जा रही है। उसकी एक मेन रीज़न जो आमतौर पे पॉलिटिकल लोग बताते हैं या एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, वो ओवर स्टाफिंग है कि बहुत ज़्यादा स्टाफ रखा हुआ है, उतनी ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, अगर आप पाकिस्तान रेलवे का नाम सुनते हैं तो आपको लॉस की चीज़ें नज़र आती हैं। इसी तरह पाकिस्तान स्टील मिल्स का नाम सुनते हैं तो आपको ये सारे के सारे वो इदारे हैं जो कि बिजनेस वेंचर्स ही हैं, बट दे आर इन स्टेट कंट्रोल, गवर्नमेंट उनको रन करती है, लेकिन हमें वो अपेरेंटली लॉस में जाते हैं। तो गवर्नमेंट आमतौर पे, जैसे आप सुनते भी हैं टीवी चैनल्स वगैरह पे भी, कि गवर्नमेंट आमतौर पे ऐसे लॉस मेकिंग इंस्टीट्यूशंस को, जो कि अल्टीमेटली वो गवर्नमेंट ने डेफिसिट बियर करना है, तो गवर्नमेंट उससे बचने के लिए हल ये तलाश करती है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस को प्राइवेटाइज कर दिया जाए, टू सेल इट समवन एल्स, किसी और को बेच दिया जाए, वो उसको ऑपरेट करें। अगर नुकसान में भी होगा तो वही इदारा नुकसान बियर करेगा। देयर आर सम पीपल और फ्रॉम कराची इन द क्लासरूम, तो देर नो के पास कराची के अंदर पहले एक इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी थी जिसे KSC कहा जाता था। KESC जो थी, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी, ये पहले स्टेट ओन्ड और एंटरप्राइज था। इसको बाद में प्राइवेटाइज किया गया, और प्राइवेटाइज करने के कुछ अर्सा के बाद उस कंपनी ने अपना नाम K इलेक्ट्रिक रख लिया, एंड यू नो नाउ। तो जब ये ऑर्गेनाइजेशन भी प्राइवेटाइज हुई होगी, तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने जिसको बाय किया, प्राइवेट पर्सनस ने, उनका ऑब्जेक्टिव, अगेन ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना, रादर मैक्सिमाइज करना था। तो उन्होंने मैक्सिमाइज करने के लिए जो सबसे पहले टेक्निक अडॉप्ट की इन तमाम इदारों ने, वो रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने की तरफ बाद में सोचा। पहले जो चीज़ हाथ में है उसको कंट्रोल किया जाए, जो हम खुद से इनकर कर रहे हैं वो कॉस्ट, और कॉस्ट को कट किया जाए। अगर हम कॉस्ट कट करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ सकता है। ये सारे का जो सारा सिनेरियो मैं आपके सामने ब्रीफ कर रहा हूँ, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव यही है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज इनफैक्ट अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम मैनेजर्स को, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल यूजर्स को, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के जो इंटरनल यूजर्स हैं उनको वो इंफॉर्मेशन, वो फैक्ट्स, सारी चीज़ें कम्युनिकेट करना चाहते हैं जिसके नतीजे में उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। सो अगर उस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो फर्स्टली वी नीड टू नो कि हम या तो रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर लें या कॉस्ट को मिनिमाइज कर लें। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने की बात नहीं करनी चाहिए। हम पहले बीइंग मैनेजमेंट अकाउंटेंट या स्टूडेंट और लर्नर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो पहले जिस चीज़ को फोकस करने जा रहे हैं वो कॉस्ट मिनिमाइजेशन टेक्निक्स हैं। और कॉस्ट मिनिमाइजेशन टेक्निक्स लर्न करने के लिए सबसे पहले हमें जो जानना ज़रूरी है कि कॉस्ट होती क्या है, कॉस्ट कौन कौन सी तरह की होती है, व्हाट आर द काइंड्स और टाइप्स ऑफ कॉस्ट, और फिर उसमें बात करेंगे किस कॉस्ट को कंट्रोल करना है, किसको कम किया जा सकता है, किसको कम नहीं किया जा सकता। द आइडियल वे तो ये है कि अगर आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो भाई आप इस कॉस्ट को ज़ीरो कर दें। अगर रेवेन्यू 100 का ही रहे और कॉस्ट ज़ीरो हो जाए तो प्रॉफिट भी 100 का हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि ये 100 करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज देयर इज सर्टन कॉस्ट विच कैन बी कॉल्ड एज नेसेसरी कॉस्ट, और कुछ ऐसी भी है जिसे हम अननेसेसरी कॉस्ट के नाम से जानते हैं। तो अगर कुछ नेसेसरी कॉस्ट है और कुछ अननेसेसरी कॉस्ट है, इन द लाइट ऑफ दैट नेसेसरी कौन सी और अननेसेसरी कौन सी है, इसका पता तो हमें तभी चलेगा जब हम देखेंगे कि कॉस्ट है कौन कौन सी तरह की, और देन हम बात करेंगे कि कॉस्ट के अंदर कुछ नेसेसरी है या अननेसेसरी है, अवॉइडेबल है या कुछ अनअवॉइडेबल है, वो कौन सी है। तो प्राइमरली पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारे कॉस्ट की टाइप्स क्या हैं। ये जो बातें मैंने अभी आपके सामने की हैं, इसकी लाइट में कुछ मैंने ऑलरेडी लिख दिया था, मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्राइमरली कॉस्ट दो तरह की होती है बाय नेचर।
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉस्ट इनकर हो रही होती है वो बाय नेचर दो तरह की है, या तो वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है या वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। मैं अभी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के हवाले से बात नहीं कर रहा, पहले मैं वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ। अभी ज़रा नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वगैरह आप समझना चाहते हैं तो यू मे अंडरस्टैंड कि जब आप कोई भी बिजनेस ऑपरेट करते हैं, कोई भी बिजनेस अगर आप ऑपरेट करते हैं तो यू नीड टू इनकर सम एक्सपेंसेस, सम कॉस्ट, जिसे शायद हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम से भी जानते हैं। तो जब ये कोई भी बिजनेस की बात आ रही है तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बिजनेसेस भी मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। तो बिजनेसेस कितनी तरह के हो सकते हैं? जनरली बिजनेस अकॉर्डिंग टू द नेचर जो क्लासिफाई किए जाते हैं वो तीन तरह की कैटेगरीज में हैं। या तो बिजनेसेस ट्रेडिंग बिजनेसेस होते हैं, या बिजनेसेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस होते हैं, या बिजनेसेस सर्विसेज बिजनेस के नाम से जाने जाते हैं। एनीवन अगर किसी का माइक अभी खुला हुआ है और वो बात कर सकता है, तो एनीवन इफ ही समवन वांट टू लेट मी नो कि ट्रेडिंग बिजनेस कौन सा बिजनेस होता है। एनीवन अगर जिसका माइक ओपन है, अभी मैं किसी और का माइक ओपन नहीं कर रहा, लेकिन जिनका ओपन है अगर वो खुद से बताना चाहें तो। सर मैं जी ट्रेडिंग और बिजनेस है सर, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विदाउट एनी शाबाश शाबाश, ओके। कुछ लोगों ने हैंड रेज किया हुआ, लेट मी आस्क देम टू व्हाट दे वांट टू टॉक। जी हमजा इकबाल, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अजहर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी हमजा बताइएगा। सर लाइक ट्रेडिंग बिजनेस ये है लाइक जिसके अंदर हम वर्किंग विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट व्हिच आर सोल्ड फॉर कंज्यूमर बिजनेस और गवर्नमेंट पर्पस। डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड की जाती हैं, तो कोई एग्जांपल देंगे अपने इर्द गिर्द से? सर्विसेज भी आ सकती हैं सर उसमें, आ सकती हैं, ये तो आपने डिफाइन कर दिया, आपने बता दिया। आई एम जस्ट आस्किंग कि आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, आपके इर्द गिर्द कोई एग्जांपल तो होगी जिसको आप इस कैटेगरी में फिट कर सकते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल जो आपको नज़र आ रही है। जी जी प्लीज़ बताइए। सर लाइक ये हो सकता है मतलब जो होटल्स होते हैं। जी होटल्स होते हैं। होटल से मुराद आप क्या ले रहे हैं? जो अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं या फूड प्रोवाइड करते हैं? सर जो अकोमोडेशंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो जो फूड प्रोवाइड करते हैं क्या वो बिजनेस नहीं कर रहे होते? चले पहले इसको ज़रा थोड़ा सा रिकॉल करें। ओके फाइन, बिजनेस किसे कहते हैं? चले ज़रा हमें समझना मज़ीद आसान हो जाएगा। बिजनेस किसे कहते हैं? व्हाट इज मेंट बाय बिजनेस? सर बिजनेस लाइक जिसके अंदर हमारा पर्पस होता है, लाइक ट्रेड करने का पर्पस होता है, ट्रेड करते हैं, प्रोफेशन होता है हमारा। नहीं, पर्पस ट्रेड करना नहीं है तो तरीका कार होगा ना। पर्पस क्या होगा? पर्पस तो अब अभी बात करके आगे आए हैं कि पर्पस तो बिजनेस का प्रॉफिट अर्न करना है, ऐसा नहीं है। जी सर आप कुछ बताना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं? सर जिसके अंदर लाइक हम गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फॉर प्रॉफिट पर्पस, प्रॉफिट के लिए, वो बिजनेस है हमारा। थोड़ा सा चूंकि आप लिंक चीज़ों को कंफ्यूज कर रहे हैं तो इसलिए मैं थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूँ अब आपके जवाबों को। गुड्स और सर्विसेज दोनों एक ही चीज़ के नाम नहीं है, इसलिए थोड़ा सा हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, इसीलिए हमने बिजनेस की टाइप्स बनाई है। मैं अभी इस पर डिस्कस करता हूँ। अगर आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं तो मैं आस्क। अच्छा, जो शौकिया हाथ खड़ा कर रहे हैं ना, इनसे गुजारिश है प्लीज़ ना करें। ईशा आप कुछ बात करना चाह रही हैं, कर लें। सर ट्रेडिंग बिजनेस के बारे में बताना था। जी प्लीज बताएं। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विदाउट एनी अल्टरेशन। शाबाश, ओके जी। कोई और सवाल अगर है, अगर कोई इसको बताना चाह रहा है तो चलें, ये तो आ गया, अब हम इसको इलेबोरेट कर देते हैं। पहले मैंने इसीलिए कहा था कि जरा बिजनेस क्या है उसको थोड़ा सा जहन में दोबारा ले आएँ। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। प्राइमरीली बिजनेस इज कॉल्ड एज एनी लीगल एक्टिविटी
which is done for the sake of earning profit. कोई भी लीगल काम किया जाए, इलीगल नहीं, लीगल काम जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना हो, ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है, वो लॉस पे भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब जब शुरू किया गया तो इस नीयत से शुरू नहीं किया गया, ये गोल नहीं रखा गया कि हमने लॉस में जाना है। ऑब्जेक्टिव इज देयर तो प्रैक्टिकली लॉस भी हो सकता है, बट मैं जो बात कर रहा हूँ वो दो शराइत हैं। इनफैक्ट डेफिनेशन की जब भी बात करेंगे किसी भी चीज़ के हवाले से, तो डेफिनेशन ऑलवेज लेज डाउन अ क्राइटेरिया अपॉन विच you may ask something fall in the scope of that definition, that object, और कुछ इससे निकल जाएगा। तो हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो मैं एलैबोरेट कर रहा हूँ, बिजनेस मीन्स एनी लीगल एक्टिविटी विच इज़ डन फॉर द सेक ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। एक्टिविटी लीगल होनी चाहिए, एक शर्त ये है, काम कोई सा भी हो लेकिन वो लीगल होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव उसका प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। ये दो मेन क्राइटेरियंस हैं। जो भी ऑर्गेनाइजेशन इन ऑब्जेक्टिव्स को, इन क्राइटेरियंस को मीट कर रही होगी, वो बिजनेस की डेफिनेशन में आ जाएगी। सो लेट मी क्लैरिफाई टू यू। जो लोग कराची से बिलोंग करते हैं उन्होंने कराची के अंदर शायद ईदी या छीपा का नाम सुना होगा, और जो बाकी प्रोविंसेस में हैं शायद उन्होंने छीपा का नाम तो इतना नहीं सुना होगा, बट ईदी का नाम ज़रूर सुना होगा। तो ये जो ईदी साहब की ऑर्गेनाइजेशन है, ये लीगल काम कर रही है या इलीगल? जिसका माइक ओपन है किसी का भी, वो जवाब दे दे, लीगल काम है या इलीगल काम है? जो ये ईदी साहब की ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये लीगल काम कर रही है या इलीगल? कुछ लोगों का माइक ओपन है, वो खुद से अगर जवाब देना चाहें इस चीज़ का जवाब दे सकते हैं। मैं किसी और को अभी अनम्यूट नहीं कर रहा, आप में से कोई जवाब देना चाहे तो। ओके मोइस जी, मोइस आप बता दें। मुश्किल सवाल पूछ लिया मैंने। हेलो चले जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी, भाई बताएं। सर ये लीगल एक्टिविटी है क्योंकि ये ओके फाइन, बस यार एक ही सवाल का जवाब आपसे पूछा, यानी ये काम जो कर रहे हैं वो लीगल है, फाइन। तो क्या इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है या नहीं है, ये भी बता दें अब आप अजहर। नो सर, ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, मतलब अभी हम वो क्या है उसकी बात नहीं करते, हम बात करेंगे क्या ये दोनों शराइत पूरी कर रही है। हाँ, एक शर्त तो पूरी कर रही है कि काम लीगल है लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरती, सो वी मे नॉट कॉल दैट ऑर्गेनाइजेशन एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन लाइक, अब थोड़े से कराची आइट्स हैं, अगर मेरी बात बुरी लगे तो इसको बुरा ना लीजिएगा, मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस बता रहा हूँ। इन द पास्ट तो शायद अभी भी ऐसा होता है, कराची के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा होता था, बाकी जगहों पे भी होता होगा। लाइक यू आर हैविंग अ गन और आप वो गन लेके खड़े हो जाएं कॉर्नर पे और जाते हुए लोगों से मोबाइल छीन लें, वॉलेट छीन लें, पैसे छीन लें, तो काम लीगल है या इलीगल? इलीगल है सर। ओके, इलीगल है। पैसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे? पैसे बन रहे हैं सर, बिल्कुल पैसे बन रहे हैं, ओके, पैसे तो बन रहे हैं लेकिन ये काम लीगल नहीं है। सो अगर काम लीगल नहीं है, पैसे प्रॉफिट बन रहा है, तो भी ये बिजनेस नहीं है। अगर वो काम लीगल है और ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, तो भी वो बिजनेस नहीं है। दोनों शर्तें पूरी होंगी तो वो चीज़ बिजनेस की कैटेगरी में फॉल करेगी। अगर आप कभी फिजिकली ICMA लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, जिस भी सेंटर में आप जाते थे, अगर आप वहाँ क्लासेस अटेंड करते थे, तो यू विल सी कि इर्द गिर्द कोई ना कोई बुक शॉप आपको मिलती थी। तो माय क्वेश्चन इज दैट, क्या वो बुक शॉप वाला जो है वो लीगल काम कर रहा है या इलीगल काम कर रहा है? लीगल कर रहे हैं सर। और ऑब्जेक्टिव उसका प्रॉफिट अर्न करना है या नहीं है? जी सर, बिल्कुल वो भी है। ओके, अगर उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है और काम वो लीगल कर रहा है तो वो बिजनेस कहलाएगा। अगर उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना ना हो या वो काम लीगल ना हो तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। सो अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप डिफाइन करना चाहें कि क्या वो बिजनेस है या नहीं है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस दो क्राइटेरिया को, इस कंडीशंस को मीट करेगी, वो बिजनेस की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगी। अब आप अपने इर्द गिर्द मिसालें तलाश करें तो आपको 101 मिसालें मिलेंगी। मैंने बुक शॉप की मिसाल दी है, ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं। आप अगर जैसे बहुत सारे लोग रूरल साइड से भी बिलोंग करते हैं, दे विल सी
कि उनके विलेजेस के अंदर गली मोहल्ले में कोई दुकान होती है, वो शायद प्लम्बिंग की दुकान हो सकता है प्लम्बिंग मीन्स सैनिटरी का सामान उन्होंने रखा हो। जैसे अगर आप ICMA में तशरीफ़ लाते थे फिज़िकल, तो एक कैफ़े भी होता है वहाँ पे। सो ऑल दोज पीपल, इन तमाम की मिसाल देंगे तो ये सारे के सारे लोग, अगर किसी बहुत बड़े कारों के शोरूम का जिक्र कर लें आप, ये जो बड़े बड़े हमारे यहाँ रिटेल स्टोर्स खुले हुए हैं उनका जिक्र कर लें, बड़े बड़े ब्रांड्स का जिक्र कर लें जिनकी आउटलेट्स हैं, इन तमाम, जैसे जे डॉट है अब एक कॉमन ब्रांड जो तमाम प्रोविंसेस में फॉल करता है, अगर आप इन तमाम लोगों को समझेंगे तो इन तमाम लोगों का ऑब्जेक्टिव बिजनेस, ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है, और सेकेंडली काम ये लीगल कर रहे हैं, फाइन। हम इन क्राइटेरिया पे पूरा उतरने वाली ऑर्गेनाइजेशंस को फर्दर 3 हिस्सों में कैटेगराइज कर रहे हैं कि कुछ इनमें से ऐसे बिजनेसेस हैं जिन्हें हम ट्रेडिंग बिजनेसेस कहते हैं। ट्रेड करने का मतलब बाय और सेल करना होता है। सो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विदाउट एनी ऑल्टरेशन, विदाउट एनी चेंज, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, जैसे चीज़ खरीदी है बाय की है वैसे ही सेल कर दी है। आप किसी बुक शॉप वाले के पास जाते हैं, यू आस्क हिम फॉर अ बॉल पॉइंट, तो क्या वो बॉल पॉइंट खाली पकड़ता है, उसमें इंक भरता है आपके सामने एंड देन ही हैज टू डिलीवर इट टू यू? तो जवाब नहीं में है। आप किसी ग्रॉसरी स्टोर पे चले जाते हैं, वहाँ पे डिस्प्ले में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं और वहाँ से आप शैम्पू बाय कर लेते हैं किसी भी ब्रांड का, तो वहाँ पे शैम्पू जैसे ख़रीदा गया था वैसे क्या वैसे ही पड़ा हुआ और वैसे क्या वैसे ही सेल कर दिया गया है। तो जितने भी बिजनेसेस आपको इर्द गिर्द मिलते हैं जो इस क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं कि जैसे वो चीज़ बाय करते हैं वैसे की वैसे सेल कर देते हैं, विदाउट एनी चेंज, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, विदाउट एनी ऑल्टरेशन, ऐसे बिजनेसेस को ट्रेडिंग बिजनेसेस कहा जाएगा। आई होप जिनके माइक ओपन है उनको समझ आ गई होगी, वो आगे कोई उनमें से रिस्पॉन्ड करना चाहे तो आई होप थोड़ी चीज़ क्लियर होगी। सेकंड जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है काइंड जो है बिजनेस की, वो मैन्युफैक्चरिंग है। सो बाइंग एंड सेलिंग इसमें भी इन्वॉल्व है, बाय किया जाता है और सेल किया जाता है, लेकिन जो चीज़ बाय की गई है उसको सेल नहीं किया जा रहा बल्कि उसको चेंज करके, ऑल्टर करके, मॉडिफाई करके सेल किया जा रहा है। आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े जैसे ये फूड पॉइंट्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं। अगर आप उन फूड पॉइंट्स या रेस्टोरेंट्स को देखें तो वो अगर चिकन बाय करते हैं तो जैसा बाय कर रहे हैं वैसे ही कच्चा प्लेट में डाल के आपके सामने रख देते हैं कि कच्चा ही खा लें, तो ऐसा नहीं है भाई। जैसे वो बाय कर रहे हैं वैसे सेल नहीं कर रहे, दे आर गोइंग टू अमेंड इट, चेंज इट, मॉडिफाई इट। वो चेंज करके मॉडिफाई करके आपके सामने रख रहे हैं। तो एवरी बिजनेस जो बाय और सेल तो करता है लेकिन जैसे बाय करता है वैसे ही सेल नहीं करता, बल्कि आफ्टर चेंज, आफ्टर मॉडिफिकेशन सेल करता है, तो उसे हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के नाम से जानते हैं। अदर एग्जाम्पल, मैं जिनका माइक ओपन है वो मुझे जवाब दे दीजिएगा। मैं मिसाल देता हूँ कि एक साहब हैं जो लकड़ी बाय करते हैं, वुड, और वो वुड ही सेल कर देते हैं, तो क्या वो ट्रेडिंग कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं? ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग है। एक साहब हैं जो लकड़ी खरीदते हैं और चेयर्स बना के बेच रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, बेच वो लकड़ी ही रहे हैं लेकिन लकड़ी की शेप वो नहीं रह गई, लकड़ी को उन्होंने ऑल्टर किया, कोई और चीज डेवलप की। मीन वो जो भी डेवलप किया हम उस पर कंसर्न नहीं। इफ देयर इज अ चेंज in the commodity which is being sold और वो different है from the commodity which we have bought, तो हम उसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहेंगे। मेरी बात समझ पाए होंगे अगर आप। सर्विसेज बिजनेस, अभी मेरे दोस्त जो कंफ्यूज कर रहे थे, हमजा प्रॉबेबली, तो मैंने इसलिए कहा था कि लेट मी गिव यू अ डिटेल्ड ओवरव्यू। सर्विसेज बिजनेस में बाइंग एंड सेलिंग नहीं होती। ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में दोनों में हमने एक ही बात की है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। दोनों में ये मैंने फिक्रा बोला है। पहले में बोला है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विदाउट एनी चेंज, और दूसरे में बोला है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स आफ्टर चेंज। तो अगर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स आफ्टर चेंज कहा गया तो इसमें भी और ऊपर वाली चीज़ के अंदर भी गुड्स इन्वॉल्व हो रही हैं। फाइन।
और बाइंग एंड सेलिंग भी इन्वॉल्व हो रहा है। ये तीसरी चीज़ जो है, इसमें गुड्स की बात नहीं आ रही, सर्विसेज लिखा हुआ है, नाम से जाहिर है इसमें सर्विसेज का बिजनेस हो रहा है। तो व्हाट इज मेंट बाय सर्विसेज बिजनेस? क्या कुछ बाय किया जाता है, क्या कुछ सेल किया जाता है? लाहौर, इस्लामाबाद, पंजाब साइड पे चूँकि नमाज मगरिब का वक़्त है, लेट अस अलाउ फॉर 5 to 7 minutes फॉर ऑफरिंग प्रेयर। यहीं से स्क्रीन डिस्प्ले पे ही है और क्लास भी ऑन है, कोई क्लास लीव नहीं करे। माइक अगर आप अपने म्यूट करना चाहें अपने एंड से कर सकते हैं। 5 to 7 minutes में आफ्टर क्विक प्रेयर ब्रेक हम ज्वाइन कर रहे हैं।
जी आई एम बैक, आई होप एवरीवन इज देयर। सो हम कंटिन्यू करते हैं जी, जो बात हम कर रहे थे। हम ये कह रहे थे जी, सर्विसेज वाला जो बिजनेस है इसमें बाइंग एंड सेलिंग नहीं होती और ना ही इसमें गुड्स की बात हो रही है। पहले दोनों बिजनेस में, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, दोनों के अंदर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स की बात हो रही है। आई होप यू गाइस कैन हियर मी, इफ एनी वन ऑफ यू कैन रिस्पॉन्ड। क्या आवाज़ आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। ओके, दैट्स ग्रेट, फाइन जी। तो हम बात कर रहे हैं कि ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस दोनों ऐसे बिजनेसेस हैं जिसमें गुड्स की बात हो रही है और सेकेंडली बात हो रही है बाइंग एंड सेलिंग की, कि ख़रीदा भी जाता है और बेचा भी जाता है गुड्स को, एक में विदाउट ऑल्टरेशन और एक में आफ्टर ऑल्टरेशन, आफ्टर मेकिंग सर्टन मॉडिफिकेशन और चेंजेस। जैसे कि रेस्टोरेंट वाली हम मिसाल दे रहे थे, देखें समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जैसे कोई सैंडविच बना के आपको दे रहा है तो वो ब्रेड बाय करता है और उस ब्रेड को शायद कट करता है, दरमियान में कुछ चीज़ ऐड करता है और आपको सेल कर देता है। तो कोई मेजर मॉडिफिकेशन चाहे ना भी हो, चीज़ वही है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग ही कह रहा है कि चीज़ जैसे ली गई वैसे नहीं बेची जाए। ओके, सर्विसेज के अंदर सर्विसेज अभी बात हो रही थी, जो साहब मेरे ख्याल में प्रॉबेबली हमज़ा ये कह रहे थे या हमाद प्रॉबेबली, कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको सेल किया जाता है। तो कोई मुझे क्लैरिफाई करना चाहेगा कि सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं या सेल की जाती हैं? एनीवन? आपने जनरली ये सुना होगा कि सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, और जो गुड्स हैं, गुड्स के बारे में क्या ये सुना है कि गुड्स सेल की जाती हैं या प्रोवाइड की जाती हैं? ओके, आप अगर एक बुक शॉप पे गए हैं, लेट्स सपोज मैंने आपको किताब रिकमेंड की भी है, इवन दाव मैंने सॉफ्ट में आपको बुक भेज दी है, बट लेट्स सपोज आप उसको हार्ड में लेना चाहते हैं, आप किसी बुक शॉप से वो बुक बाय करते हैं, फाइन, तो वो आपको चीज़, जो बुक्स जो है वो सेल कर रहा है, वो बुक्स प्रोवाइड करने की टर्म आप आमतौर पे यूज़ नहीं कर रहे होते। लेकिन अगर हम सर्विसेज के हवाले से जनरली बात करते हैं तो सर्विसेज के अंदर सेल करने का वर्ड नहीं आता, आमतौर पे प्रोवाइड करने का वर्ड आता है। तो मेजर डिफरेंस क्या है ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एक मिसाल लेते हैं पहले, उस मिसाल से फिर इस चीज़ की तरफ आएंगे। सर्विसेज लाइक, अगर मेरा क्वेश्चन आपसे ये हो कि एक डॉक्टर बिजनेस करता है या नहीं करता, तो जवाब येस में होगा या नो में, कोई और जवाब नहीं है। या येस में जवाब देना या नो में देना है, और कोई जवाब नहीं देना। कौन बताएगा जी? डॉक्टर बिजनेस करता है या नहीं करता? नहीं सर। डॉक्टर बिजनेस नहीं करता। फाइन, आप ईशा बात कर रही हैं जी, हु इज देयर जिसने ये कहा है कि नहीं करता? नहीं सर, रुतबा। ओके, आप किस रीजन की बुनियाद पे कह रहे हो कि नहीं करता? इसको सोचो, मैं किसी और से पूछता हूँ इन द मीन वाइल। जी, समवन एल्स, कोई और बताना चाहे? जी अजहर, आप बताएं। सर करता है। ओके, करता है, करता है जी, करता जवाब है, यस। डॉक्टर ओके, प्रोवाइड करे होते हैं। ठीक है। फाइजा, फाइजा यू रेज योर हैंड, आप आंसर करना चाह रहे हो? यस सर, डॉक्टर बिजनेस कर रहे हैं बिकॉज एक तो लीगल एक्टिविटी है, दूसरा वो प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं। शाबाश। देखिए, क्राइटेरिया हमने पहले डिस्कस कर लिया था, हम किसी और चीज़ की बुनियाद पर डिसाइड नहीं करेंगे। वी आर हैविंग ओनली द क्राइटेरिया व्हिच वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड। दो शर्तें, दो कंडीशंस हैं। अगर वो दो कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो हम बिला मतलब उज़र ये कह सकते हैं कि वो बिजनेस करता है। डॉक्टर लीगल काम करता है, फाइन, और फी सबीलिल्लाह करता है, मुल्क व कौम की खिदमत के लिए काम कर रहा है। तो मैं, आप सभी जानते हैं कि ऐसा आमतौर पे रेयर ही मिलेगा आपको। जनरली उनका ऑब्जेक्टिव भी पैसा कमाना है। एक लॉयर, एक वकील, क्या वो बिजनेस करता है या नहीं करता? जी, वो भी बिजनेस कर रहे हैं। ओके, कैसे पता चला वो बिजनेस करता है? वही दो शर्तें कि वकील साहब लीगल काम कर रहे हैं और उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। अभी यहाँ पे किसी ने होटलिंग इंडस्ट्री की बात की थी, द होटल्स और रेस्ट हाउसेस जो कि अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं।
आपने बड़े बड़े होटल्स का नाम सुना होगा, लाइक पर्ल कॉन्टिनेंटल है, लाहौर में रहने वाले और होटल्स को भी जानते हैं, लाइक अवारी है, कराची में रहने वाले शायद कुछ और होटल्स को भी जानते हैं। आपके यहाँ पहले जो शेराटन के नाम से था, अब प्रॉबेबली उसका नाम कोई और है। एनीवेज इस्लामाबाद वाले शायद सरीना का नाम सुना हो, बिकॉज इस्लामाबाद में काफ़ी और भी होटल्स हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या वो बिजनेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अगेन हम क्राइटेरिया पे ही इवेल्युएट करेंगे। वो जो काम कर रहे हैं वो लीगल काम है और उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है, तो वो भी बिजनेस कर रहे हैं। बट क्या वो कोई चीज़ बेच रहे हैं? आप किसी होटल में जाके अकोमोडेशन के लिए कोई कमरा ले लेते हैं तो जाते हुए आप वो कमरा साथ ले जाएंगे, ऐसा है? हाँ ना में जवाब दे दीजिएगा, जिनके माइक ओपन है वो जवाब दे दें। सर ऐसा नहीं है, लेकिन मैं सर ये ऐसा कहना नहीं चाह रही थी कि सर हॉस्पिटल्स भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना। जी शाबाश, बिल्कुल। बस यही हॉस्पिटल भी पूछना से था, वो गलती से मैंने बोल दिया डॉक्टर के बारे में। सर अच्छा, ठीक हॉस्पिटल्स है। की बात कर रही थी मैं। ओके, हॉस्पिटल्स, हमारा सवाल ये नहीं था कि वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमारा सवाल ये था क्या वो बिजनेस करते हैं या नहीं करते। तो माय क्वेश्चन वाज कि वो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जिन पे ये दो कंडीशंस पूरी हो जाती हैं वो सारे के सारे बिजनेस करती हैं। चलिए, अब आपने चूंकि हॉस्पिटल का नाम दिया, मैं आपको दो हॉस्पिटल्स की मिसालें दे देता हूँ। आप अगर लाहौर से, कराची से, रुतबा आप सर लाहौर से, कराची से। ओके आप कराची से हो, आपने ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल का नाम सुना होगा। यस सर। ओके, अगर आपने ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल का नाम सुना होगा और तब्बा हॉस्पिटल का नाम भी सुना होगा। वो नहीं सुना। अच्छा चलें, अब आप इन दोनों में फ़र्क आप खुद समझ लो। ये दोनों ही हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन शायद एक का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है और दूसरे का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है। प्राइवेट सेक्टर में ही हैं दोनों हॉस्पिटल्स। इसी तरह कुछ ट्रस्ट मैनेज कर रहे होते हैं, इस तरह कुछ गवर्नमेंट मैनेज कर रही होती है हॉस्पिटल, कुछ पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं वो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वी कैन सी दैट यूजुअली उनका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना होता है। यस सर, उनका होता है। तो समझ आ गई बात। तो आप ये नहीं कहोगे कि हॉस्पिटल एज अ होल या तो वो बिजनेस है या वो बिजनेस नहीं है। नहीं, हॉस्पिटल के अंदर कोई एक हॉस्पिटल ऐसा भी होगा जो बिजनेस कर रहा है और कोई और ऐसा हॉस्पिटल भी होगा जो कि बिजनेस नहीं कर रहा। लाइक अगर आपके इल्म में हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की पॉलिटिकल लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, बट एनीवेज हमारे यहाँ जो इस टाइम प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद हैं, इन प्राइम मिनिस्टर साहब ने लाहौर के अंदर एक हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया था शौकत खानम हॉस्पिटल के नाम से। यस तो सर। वो हॉस्पिटल क्या पैसा कमाने के लिए बनाया गया? तो जवाब नहीं में है। नहीं। काम लीगल है, ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, तो हम उसको बिजनेस नहीं कहेंगे। हॉस्पिटल की बात हो रही है। इसी तरह लाहौर में रहने वाले जानते होंगे, एक हॉस्पिटल है डॉक्टर्स हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल है नेशनल हॉस्पिटल DHA के अंदर। तो ये जो सारे जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, इनका प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है मरीज का इंतकाल हो जाए, अल्लाह करे इंतकाल हो जाए। वो तो ये सोच रहे होते हैं बिकॉज पैसे ज़्यादा मिलेंगे, बिकॉज एवरी काइंड ऑफ मशीनरी उसको अटैच करेंगे, पैसे ज़्यादा लेंगे। सो इसका मतलब वो जो बिजनेस का टाइटल है ना, वो ये बता रहा है कि वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का टाइटल है, वो ये नहीं बता रहा कि ये ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस कर रही है या नहीं कर रही। उसमें वो दो शराइत अगर पूरी होती हैं तो बिजनेस कर रही है, अगर नहीं होती तो नहीं करी, चाहे वो इंडस्ट्री सेम ही क्यों ना हो। फाइन, समझ आ गई ये बात? ओके सर। ओके, अब हम दोबारा वापस उसी चीज़ पे आते हैं कि डॉक्टर भी हमने कहा, अभी हॉस्पिटल की बात हो गई, अभी होटलिंग इंडस्ट्री की बात हो गई, ये सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं। वकील की बात हो गई, ये सारे बिजनेस कर रहे हैं बिकॉज इनके अंदर एक ही चीज़ कॉमन है कि ये लीगल काम करें और ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है। हम इसमें मिसाल ऐड करना चाहें, द फैकल्टी मेंबर्स, द टीचर्स हु आर टीचिंग टू यू, वो लीगल काम कर रहे हैं। फाइन, लीगल काम करने के अलावा उनको ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना है, प्रॉफिट या पैसा अर्न करना है, तो अगेन वो भी बिजनेस कर रहे हैं। तो बिजनेस की डेफिनेशन में यही दो शर्तें हैं। तो जो हम लिंक करना चाह रहे हैं इन सारी बातों को, वो सर्विसेज से है। सो ये कुछ बेच नहीं रहे। मैंने इसलिए वर्ड बोला कि आमतौर पे हम ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग में सेल करने का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सर्विसेज में ये वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। उसकी रीज़न क्या है वो भी हम अंडरस्टैंड करते हैं। सो अभी हम बात कर रहे हैं कि डॉक्टर्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लॉयर्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं,
इसी तरह से जब आप उस अकोमोडेशन प्रोविजन वाले लोगों की बात कर रहे हैं, होटलिंग वालों की, वो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सर्विसेज सेल नहीं कर रहे। सेल करने और प्रोवाइड करने में जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो एक, नंबर वन, जो बेची जाती है चीज़ वो फिजिकल होती है, उसकी टेंजिबिलिटी की बात है, उसकी फिजिकल प्रेजेंस होती है। फॉर एग्जांपल मैंने भी बुक शॉप वाले के हवाले से मिसाल दी थी कि अगर मैं एक बुक रिकमेंड की एंड यू वांट टू बाय दैट बुक, आप किसी बुक शॉप पे जाएंगे, वो आपको बुक्स प्रोवाइड नहीं सेल कर रहा है। एक तो वो टेंजिबल है, नंबर टू कि सेल कर देने से वो चीज़ कम हो जाती है। समझ आ रही है बात? लाइक उस बुक शॉप ओनर के पास फर्ज कर लें 100 बुक्स हैं एंड यू आर लाइक मेरे सामने इस टाइम अटेंडेंस 94 आ रहे हैं, तो लाइक आप 94 लोग ही उससे बुक बाय कर लेते हो। तो अगर आप 94 लोग उसके पास से बुक बाय कर लोगे, उसके पास 100 बुक्स थी, 94 सेल कर देने के बाद क्या उसके पास अभी भी 100 ही होंगी या कम हो जाएंगी? जी एनीवन? कम हो जाएंगी। तो ये बात ज़हन रखिए, सेल करने से चीज़ कम हो जाती है। तो अगर हम डॉक्टर की बात करें, डॉक्टर कोई प्रेस्क्रिप्शन लिख के दे रहा है किसी एक पेशेंट को किसी एक बीमारी के लिए, तो क्या जैसे ही वो प्रेस्क्रिप्शन लिख देगा उसके दिमाग से वो सारा नॉलेज, वो बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन, उसके बारे में क्या मेडिसिन तजवीज़ करनी है, वो निकल जाएगी क्योंकि उसने सेल कर दी है? No. नहीं। उसके पास होगी या नहीं होगी वो इंफॉर्मेशन? रहेगी उसके पास वो नॉलेज या नहीं रहेगा? रहेगी। ओके। इसी तरह से जब लॉयर की बात कर रहे हैं, तो एक लॉयर साहब ने एक क्लाइंट को वो फांसी के तख्ते से बचा लिया जज साहब के सामने आर्ग्यूमेंट दे के, तो कोई और क्लाइंट उनसे रब्ता करे कि मेरा भी यही केस है, तो आप ये केस मेरे लिए फाइट करें। तो वकील साहब उनको आगे से ये कह दें, नहीं मैंने तो वो सारे आर्गूमेंट्स चूंकि बेच दिए हैं, वो नॉलेज बेच दी है, तो अब तो मुझे पता ही नहीं है कि इस तरह की चीज़ को, नहीं, वो प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज, सेल नहीं कर, बिकॉज बेच देने से चीज़ कम हो जाती है। लाइक आई एम टीचिंग टू यू दिस कोर्स, फाइन, तो मैं जैसे ही ये पढ़ा के हटूंगा मेरे जहन से सारी अकाउंटिंग निकल जाएगी कि मैंने बेच दिया आपको। तो अगर मैंने बेच दी है तो उसका मतलब ये ख़त्म हो जाएगी। तो दिस इज़ नॉट द केस। सेल करने से चीज़ कम हो जाती है, सर्विसेज प्रोवाइड करने का वर्ड इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है कि सर्विसेज के बदले में जो इनफैक्ट आप यूटिलाइज कर रहे हैं, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग में आप गुड्स को सेल कर रहे हैं। सर्विसेज बिजनेस में आप अगर सेल कुछ नहीं कर रहे, तो किस चीज़ से आप पैसा कमा रहे हैं? वो चीज़ आपका स्किल है, वो चीज़ आपका नॉलेज है। लाइक मैं अपनी बात करूंगा तो मेरे पास जो नॉलेज है, मेरे पास जो बात करने की स्किल है, मैं उसकी बुनियाद पे अर्न कर रहा हूँ। ऑन द अदर साइड अगर हम देखेंगे तो डॉक्टर्स हैं, लाइक अ पर्सन हु इज जस्ट ग्रेजुएटेड, जिसने अभी आज MBBS किया है, और एक ऐसा डॉक्टर जो 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, क्या दोनों की अर्निंग सेम होगी? जब आप येस या नो में दे दें, नो। तो रीज़न क्या है कि वो डॉक्टर स्किल, हालांकि डिग्री नॉलेज उसके पास भी वही है, लेकिन स्किल बेहतर होगी, तो एक्सपीरियंस के साथ साथ उसका अर्निंग लेवल भी बेहतर हो गया। तो जो सर्विसेज बिजनेस में पैसा कमाया जाता है, ये विद द हेल्प ऑफ स्किल एंड नॉलेज है, और स्किल और नॉलेज सेल नहीं होता। स्किल और नॉलेज को यूटिलाइज किया करके आप मजीद पैसा कमा रहे हैं। ऑन द अदर साइड ये भी देख लें, जनरली ये सुना गया है कि नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है, नॉलेज शेयर करने से कम नहीं होता। तो ये अभी 3 तरह की बिजनेसेस के हवाले से मैंने आपके सामने बात रखी, और इसका बैकग्राउंड क्या था मैं वापस उसी चीज़ की तरफ लेके जाता हूँ कि बिजनेस कोई सा भी हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, मीन जिसमें चीज़ें बाय की जा रही हों या सेल की जा रही हों विदाउट ऑल्टरेशन, कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो जिसमें चीज़ें खरीदी जा रही हों और बेची जा रही हों बट आफ्टर ऑल्टरेशन चेंज करने के बाद, कोई ऐसा बिजनेस जिसमें कुछ खरीदा बेचा नहीं जा रहा, सर्विसेज प्रोवाइड करके विद द हेल्प ऑफ स्किल एंड नॉलेज पैसा कमाया जा रहा है। इन तमाम के तमाम बिजनेसेस का ऑब्जेक्टिव अगर प्रॉफिट अर्न करना है, तो हमने कहा नहीं, प्रॉफिट अर्न करना नहीं बल्कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। तो ये तमाम के तमाम बिजनेसेस, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सर्विसेज बिजनेस हो, इन तमाम तरह के बिजनेसेस को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए आइदर ऑफ द 2 वेज, दोनों में से कोई एक काम करना पड़ेगा। दोनों में से एक काम का मतलब, या तो अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज होता है सर्विसेज बिजनेस में, और रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स होता है फ्रॉम ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस,
इन तमाम तरह के बिजनेसेस में या तो रेवेन्यू को मैक्सिमाइज किया जाएगा या फिर कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाएगा। कोई बात कर रहे हैं कौन साहब? अगर हैंड रेज कर लें तो मेरे ख्याल में बेहतर हो जाएगा। जी कोमल आप कुछ कहना चाह रही हैं या मुबश्शिर कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर तो जनरल सी बात है तो आप खुद ही अपना सवाल समझ आ जाए तो फिर हैंड ओवर कर लिया करें। एनीवेज कोई बात करना चाह रहे हैं? किसी की आवाज़ आ रही थी दरम्यान में से? मेरी आवाज़ आप तक क्लियर आ रही है? जी मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? एनीवन के ना रिस्पॉन्स? यस सर आ रही है। ओके फाइन। जी कोई सवाल किसी का है जिनके जो माइक मैंने ओपन किए हैं? मुबश्शिर आपको सवाल करना चाह रहे हैं? जल्दी से हो गया तो सर मेरा बेटा उसको नीचे भी कर लेते हैं। माशाल्लाह सियाने आदमी हैं आप, आलिम फाजिल आदमी हैं। चलिए इसको लोवर कर लें मेरा बच्चा। जी और कोई, क्योंकि इस तरह ये मुझे डिस्टॉर्शन होती है बिकॉज अगर मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगा तो मुझे थोड़ा लगता है कि अनएथिकल है, इसलिए मैं दरमियान में देख लेता हूँ, लेकिन इससे डिस्टर्बेंस भी है। बट एनीवेज जी उसामा रशीद। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जो फूड पैंडा है ये सर ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा है या सर्विसेज? शाबाश बहुत अच्छी बात है। बताएं फूड पांडा कर क्या रहा है, पहले आप ही एक्सप्लेन कर दें मुझे। सर फूड डिलीवर कर रहा है ऑर्डर पे। फूड डिलीवर कर रहा है कहाँ से? खुद बना के? नहीं सर कहाँ से लेता है? वो तो खुद बनाएगा तो मैन्युफैक्चरिंग में चला जाएगा। शाबाश। तो फिर आपका अपना सवाल अपना ही जवाब। आप तो सर पहले ही ट्रेडिंग और माशाल्लाह। सर्विस सर पूछ रहा हूँ, ट्रेडिंग और ट्रेडिंग सर्विसेज। ठीक है बताएं क्या वो काम जो कर रहा है वो पहले उन चीज़ों को खरीदता है और फिर आपको सेल करता है क्या फूड पांडा? बताएं। ये तो नहीं पता। चलो ये तो फूड पांडा वालों से पूछेंगे ना। तो वैसे जनरली चले आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि आप ऑर्डर किसको देते हो? फूड पांडा को देते हो या उस कंपनी को देते हो जिससे आपने फूड बाय करनी होती है? सर फूड पांडा को देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि फूड पांडा आपको कहता है जनाब मैं आपको डिस्काउंट पे ला के दूंगा चीज़, ऐसा ही है? यस सर। तो ये तो बड़ा अच्छा बिजनेस है। वैसे आप मैकडोनल्ड चले जाएं तो वो 100 रुपए का फर्ज कर लें बर्गर है, लेकिन फूड पांडा वाला आपको 80 रुपए का दे जाता है। तो ये तो बड़ा नेक काम कर रहे हैं फूड पांडा वाले के। 100 की चीज़ खरीदते हैं और आपको 80 में बेच देते हैं। प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमा रहे हैं। अन्य वाह, ऐसा है? जी 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 प्रॉफिट ही है ना? जी जी सर। माशाल्लाह। मेरे दोस्त कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? लाहौर से, कराची, इस्लामाबाद? सर इस्लामाबाद। माशाल्लाह इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं, बड़े शहर के आदमी, और फिर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा कि फूड पांडा वाले मैकडोनल्ड से अगर 100 का बर्गर खरीदें, सॉरी हाँ जी 100 का खरीदें और आपको 80 में बेच दें तो वो प्रॉफिट कमा रहे हैं ना? अन्य वाह। हाँ ना में जवाब दे दें भाई उसामा रशीद साहब। यस सर यस यस कमा रहे हैं प्रॉफिट। सर जो फूड पैंडा वाले हैं वो उनको नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर उन्होंने डील की अभी रुक जाए ना, अभी रुक जाए, आप सियाने आदमी हैं इसलिए मैंने कहा अभी रुक जाए। तो फूड पांडा वाला आम तौर पे आपको डिस्काउंट पे चीजें बेच रहा होता है, सही है? अगर वो ऐसा करे कि 100 की चीज खरीद के 80 में आपको बेच दे तो उसको कितने नफलों का सवाब हुआ? उसको तो कोई फायदा नहीं है। हो रहा है ना। इसका मतलब वो ये काम नहीं कर रहा कि फूड बाय करता है और आपको सेल करता है। वो ये करता है कि मुख्तलिफ इस तरह के जो फूड पॉइंट्स हैं उनके साथ उनकी सेल को बढ़ाने के लिए उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया कि आपकी चीज़ें हम लोगों तक पहुंचाएंगे। बिकॉज बहुत सारे लोग हमें जानते हैं, वो हमें ऑर्डर करेंगे, हाँ आप हमें चीज़ जो देंगे हम लोगों तक पहुंचा देंगे, लेकिन अगर वो चीज़ आपको 80 में दे रहे हैं तो फॉर श्योर वो उनसे 80 में नहीं ले रहे होंगे, 80 से कम पे ले रहे होंगे। तो टेक्निकली ये सर्विसेज प्रोविजन है, ट्रेडिंग बिजनेस नहीं है। लेकिन ये मेरी और आपकी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ इस हद तक है जितना हम बिजनेस को बाहर से जानते हैं। ये अगर हम फूड पांडा का बिजनेस मॉडल समझेंगे तो हमें ज़्यादा क्लैरिटी होगी। अगर वो बाय करके सेल कर रहे हैं तो भाई ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर वो बाय नहीं करते और वो उसी चीज़ को लेते हैं वहाँ से पिक करते हैं और सिर्फ डिलीवर कर देते हैं तो इसका मतलब वो सिर्फ डिलीवरी सर्विसेज दे रहे हैं और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। बट अगेन ये एक जनरल पर्सन की अंडरस्टैंडिंग है। जब तक हम उस बिजनेस का मॉडल ना समझ लें, वो जब हम उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होंगे तो शायद हमें बेहतर पता होगा। ठीक है जी? जी जी सर। चलें अपना हाथ जरा नीचे कर लीजिएगा बिकॉज इससे डिस्टॉर्शन हो रही है जी, हमें पता ही नहीं। ओके जी, कमिंग बैक अगेन।
तो हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग बिजनेस हो, सर्विसेज हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, कोई भी बिजनेस हो, उन तमाम बिजनेसेस का ऑब्जेक्टिव यही है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाए। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए रेवेन्यू को बढ़ा लें या कॉस्ट को कम कर लें। तो अगर हमने कहा कि रेवेन्यू को बाद में बात करेंगे, पहले कॉस्ट की बात करेंगे, तो फिर हमने कॉस्ट को ये प्राइमरीली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। या तो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहलाती है या फिर नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहलाती है। अब जिनके माइक ओपन है वो ज़रा मुझे सोच के जवाब देंगे कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किस किस बिजनेस को फेस करना पड़ती है, ट्रेडिंग को, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को, सर्विसेज बिजनेस को, किन किन को फेस करना पड़ती है ये वाली कॉस्ट? एक को, दो को, तीन को, बताइएगा। सर आई थिंक जी सर आई थिंक जी आप बोलिएगा। उसामा साहब बोल रहे हैं तो बोलते जाएं। जी सर मैं कहना चाहता हूँ कि सर नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है ये तीनों बिजनेस जो है ना शाबाश, फेस करना नाम से जी जेंटलमैन, नाम से जाहिर है कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ऐसी कॉस्ट जो मैन्युफैक्चर करने से रिलेटेड नहीं है। तो अगर वो मैन्युफैक्चर करने से रिलेटेड नहीं है वो तो हर बिजनेस को फेस करना पड़ती होगी। और अगर आप बात समझना चाहते हैं तो ये इसी के पैरेलल आपको ये लिखा नजर आ रहा है जिसे आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। बिजनेस चलाना है आपने, ऑपरेट करना है। लाइक एक ट्रेडिंग बिजनेस वाला है जो चीज़ें खरीदता है एज इट सेल कर लेता है। लेट्स सपोज वो बुक शॉप वाला है, वो बुक्स बाय करता है और बुक्स सेल कर देता है। स्टेशनरी आइटम्स बाय करता है और स्टेशनरी आइटम्स सेल कर देता है। क्या उसको बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी, यूटिलिटीज देनी पड़ेंगी या नहीं देनी पड़ेंगी? जी जिनके माइक ओपन है वो यस नो में जवाब दे दें। ओके, उन्होंने कोई सेल्समैन रखा हुआ है जो फ्रंट एंड पे कस्टमर आते हैं उनकी बात सुनता है और देन रैक से चीज़ निकाल के उनको डिलीवर करता है। काउंटर पे एक बंदा है जो बिल ले रहा है उसके बदले में। तो क्या वो सैलरीज पे करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे पे, फाइन। मैंने अभी दो सिर्फ मिसाल दी है, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं। अगर इन दो को ध्यान में रख लें, चले फर्ज कर लें उनकी वो जो बिल्डिंग है जिसमें वो ऑपरेट कर रहे हैं वो रेंटेड है, जहाँ पे दुकान बना के बैठे हुए, तो क्या कोई रेंट पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? ओके, करना पड़ेगा। अगर ये अभी हम ट्रेडिंग वाले बिजनेस की मिसाल ले रहे हैं जो बुक्स बाय करता है और बुक्स सेल कर देता है विदाउट एनी ऑल्टरेशन। एक फर्नीचर बनाने वाला, क्या उस फर्नीचर बनाने वाले को फर्नीचर डिस्प्ले करने के लिए जहां पे उसने सेल करना है उसको कोई जगह चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। अगर फर्ज कर लें वो जगह उसकी रेंटेड है तो क्या उसको नहीं देना पड़ेगा रेंट या देना पड़ेगा? सर देना पड़ेगा। क्या उसने कोई स्टाफ नहीं रखा होगा उस फर्नीचर आइटम्स को मार्केट करने के लिए कि लोगों को बताएं इसकी ये खूबी है, इसकी ये प्राइस है, अट्रैक्ट करें और चीजें बेचें? रखा होगा? यस नो? यस सर। ओके, उनको पैसे देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे? सैलरीज देने पड़ेंगे। यस सर देने ओके, लाइकवाइज अगर वो जो डिस्प्ले सेंटर बनाया हुआ है जहाँ पे कस्टमर आता है, आगे फर्नीचर देखता है और सेलेक्ट करके फिर वहाँ पे पेमेंट करता है और ले जाता है, तो वहाँ पे कोई लाइटें शाइटें, कोई बिजली शिजली लगाई होगी, पैसे देने पड़ रहे हैं या नहीं देने पड़ रहे? नहीं पड़ रहे। तो वो वही तीन मिसालें, तीन एक्सपेंसेस लेके चल रहा हूँ। तो वो तीन एक्सपेंसेस जो हैं वो बिजनेस ऑपरेट करना है, चाहे ट्रेडिंग वाला बिजनेस ऑपरेट करना है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग वाला ऑपरेट करना, फेस करना पड़ेगा। एक डॉक्टर है, उसने क्लिनिक बनाया हुआ है, उस क्लिनिक की जगह रेंटेड है, तो क्या कोई रेंट देना पड़ेगा? यस सर। ओके, उन्होंने गेट्स पे कोई अटेंडेंट खड़ा किया हुआ है, चलें गेट कीपर कर लें या फ्रंट डेस्क, जो ऑफिसर्स होते हैं, जो पेशेंट आता है तो उसको कोई नंबर, कोई टोकन, कोई उनसे पैसे लेते हैं, तो वो सैलरीज ले रहे होंगे या नहीं ले रहे होंगे वो वाला स्टाफ? यस। ओके, तो वो अगर वहाँ पे क्लिनिक बना के बैठे हुए हैं तो बिजली चोरी कर रहे होंगे? हाँ ना जवाब दे दीजिएगा, लोग सोच में पड़ गए हैं।
लोग कह रहे हैं शायद चोरी भी कर रहे हो, हाँ करते होंगे, लेकिन हमने पहली बात कर ली थी कि हम ऐसी चीज़ को बिजनेस कहेंगे जो लीगल हो, कोई भी एक्टिविटी जो लीगल, पहली बेस वो बिजली का बिल वो भी अदा करती होंगे। तो जिसे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नाम देते हैं, जिनको प्रीवियसली आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस के नाम से भी जानते रहे हैं, टेक्निकली दे आर कॉल्ड एज नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तमाम तरह के बिजनेस, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस हों, चाहे वो सर्विसेज बिजनेस हो, तमाम बिजनेसेस को ये वाली कॉस्ट फेस करना पड़ेगी जिसे हम ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं। और अगर आप रिकॉल कर सकें तो इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, जिसे हम नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कह रहे हैं, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसके सामने लिख भी देता हूँ। ये टेक्निकली आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, और इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आप प्राइमरीली दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इफ़ यू रिमेंबर, तो आप इसको सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं। याद आ रही है कोई बात? ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, आई होप कि ये चीज़ें थोड़ी बहुत आपके इल्म में हैं। और दूसरे तरह के जो एक्सपेंसेस हैं उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कहते हैं। एनीवन हु कैन हाईलाइट कि सेलिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? सर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। देखिए मेरे दोस्त, जब भी बात करेंगे तो ये चीज़ जो होती है ना, मिसाल से चीज़ समझाई जा सकती है, लेकिन उसको एलैबोरेट अगर आपने करना है तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा क्राइटेरिया। जैसे ऊपर हमने कहा ना बिजनेस क्या है, तो अगर आप समझें, अगर हम कह देते हैं कि वो रेडी वाला बिजनेस कर रहा है जो फ्रूट बेच रहा है, हम ये कह देते हैं कि बुक शॉप वाला बिजनेस कर रहा है, तो इस तरह कह देने से हमें बिजनेस की मिसालें तो समझ आ जाती हैं, लेकिन अगर कोई और इनसे हट के चीज़ सामने आती तो हम उसको बिजनेस कहें या ना कहें, हमें समझ ना आता। तो अगर हम समझना चाहते हैं तो प्राइमरीली हमें क्राइटेरिया ले करना पड़ेगा, वो कौन से एक्सपेंसेस हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन में इंकर हो रहे हैं और हम उन्हें सेलिंग या मार्केटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं, अगर वो बता सकें। जी सर गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में जो भी एक खर्चा हो रहा है वो सेलिंग में आ जाता है। ठीक है, अब मैं इसको टाइम थोड़ा सा क्रिटिकल है तो मैंने चीज़ को वाइंड अप भी करना है, इसलिए मैं एलैबोरेट कर देता हूँ। सेलिंग एक्सपेंसेस से मुराद वो तमाम एक्सपेंसेस हैं जो बिजनेस में इंकर हो रहे हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ सेल्स। सिंपल टर्म्स में वो तमाम एक्सपेंसेस जो प्रमोशन ऑफ सेल्स के लिए इनकर हो रहे हैं वो सेलिंग एक्सपेंस कहलाते हैं। आज तक आपने जितनी भी एक्सपेंसेस के नाम जिनको सेलिंग एक्सपेंसेस के तौर पे क्लासीफाई किया है उनको जहन में लेके आए तो वो सारे इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आपने भी एडवर्टीजमेंट की मिसाल दी है, तो एडवर्टीजमेंट किस लिए की जाती है? सेल्स कम हो जाए, इसीलिए की जाती है ना, अल्लाह करे सेल्स कम हो जाए। अट्रैक्ट करने के लिए, हाँ, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। और कस्टमर्स को अट्रैक्ट किस लिए करना है? कि अल्लाह करे सेल्स कम हो जाए। नहीं तो क्या करने के लिए? सेल्स ज्यादा हो, सेल्स बढ़ाने तो के लिए। सेल्स बढ़ाने के लिए। तो मैंने क्या बताया कि वो तमाम एक्सपेंसेस जिनको सेल प्रमोट करने के लिए इनकर किया जा रहा है वो सेलिंग है। ओके, आपने कहीं रट्टे बट्टे पुराने याद हो तो थोड़ा सा याद करें। आपने कहीं सुना पड़ा होगा, एक होता है कैरेज आउटवर्ड या फ्रेट आउटवर्ड, ये क्या होता है? सॉरी, फ्रेट आउट डिलीवरी एक्सपेंसेस को। शाबाश। तो वो डिलीवरी एक्सपेंसेस, एक ऐसा बिजनेस है जो होम डिलीवरी की सर्विस नहीं दे रहा और एक ऐसा बिजनेस है जो होम डिलीवरी की सर्विस दे रहा है। अगर होम डिलीवरी की सर्विस देगा तो उसको पैसे लगाने पड़ेंगे। वो पैसे किस लिए लगा रहा है? किस बिजनेस की सेल ज़्यादा होगी, जो होम डिलीवरी की सर्विस दे या होम डिलीवरी की सर्विस ना दे? जो दे। इसका मतलब वो पैसे अगर लगाए जा रहे हैं तो किस लिए लगाए जा रहे हैं? सेल्स को प्रमोट किया जा सके। मेरी बात समझ पा रहे हैं? सेल्समैन रखे होते हैं शॉपकीपर्स ने, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना। आप किसी शू स्टोर पे जाते हैं एंड यू वांट टू बाय द शूज, आपको शू ट्राई करते हैं, तो वो जो सेल्समैन खड़ा होता है वो जो जूता आप पहनेंगे वो उसी की तारीफ करना शुरू कर देगा, हालांकि वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फजूल जूता होता है, लेकिन इसके बावजूद वो आपको कह रहा होता है जी बिल्कुल आपके मुंह के साथ मैच कर रहा है, ये जूता आपको बहुत सूट करेगा, ये ले लें। लेकिन अगर आप उसको छोड़ के कोई और पकड़ लेते हैं तो वो उसकी तारीफ शुरू कर देता है। किस लिए ये काम कर रहा है वो? प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। शाबाश। तो इन सारी चीज़ों से ये समझ लें कि जितने भी एक्सपेंसेस
हम सेल्स की प्रमोशन के लिए लगाते हैं, वो सेलिंग या मार्केटिंग एक्सपेंस की कैटेगरी में आते हैं। उनके नाम हमें याद नहीं रहेंगे, हमें क्राइटेरिया याद रहेगा। अगर क्राइटेरिया याद है तो विच एवर एक्सपेंस फुलफिल्स दैट क्राइटेरिया हम उसको सेलिंग और मार्केटिंग एक्सपेंसेस में ले आएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल एक्सपेंस पे लगाया है। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो सेल की प्रमोशन के लिए इनकर नहीं हो रहे, जैसे अभी बात हुई थी कि आप वो एक शू स्टोर पे गए हैं, एक सेल्समैन है, तो एक कैश काउंटर पे भी साहब खड़े हुए हैं जो आपसे पैसे ले रहे हैं। होता है इस तरह से? यस नो बता दें। तो एक इसी तरह गेट पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है, गन लेके खड़ा हुआ है। वो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो आपको बता रहा होता है ये जूता बहुत अच्छा है ले लें, वो आपको खींच के अंदर ला रहा होता है, तो जवाब नहीं में है। वो जो कैश काउंटर पे बंदा बैठा हुआ है वो पैसे ले रहा है, सैलरी वो भी ले रहा है, लेकिन वो सेल को प्रमोट करने के लिए नहीं पैसे लग रहे। उस बिल्डिंग का रेंट पे किया जा रहा है, उससे सेल्स प्रमोट नहीं हो रही, यूटिलिटीज दी जा रही हैं। तो ये सारी की सारी बातें जो हम बता रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनसे एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर होती है, एडमिनिस्ट्रेशन परफॉर्म की जाती है, और कुछ ऐसे हैं जो ना तो मार्केटिंग या सेल्स को बढ़ाने के लिए ना एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने के लिए, बट ऑन द अदर साइड दे आर जनरल इन नेचर। फॉर एग्जांपल, आप चूंकि माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं तो आपने सुना होगा ऑडिट करवाया जाता है, तो ऑडिट करवाने से सेल्स बढ़ जाती हैं, ऐसा होता है? नो सर। ऑडिट करवाने से मालिकों को, शेयर होल्डर्स को, ओनर्स को ये पता चलेगा कि जो कुछ किया जा रहा है बिजनेस को मैनेज करने के लिए, जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, क्या वो जो रिकॉर्ड रिजल्ट्स बताए जा रहे हैं वाकई ऐसा है, कोई उसमें फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही। लेकिन उससे सेल्स तो प्रमोट नहीं हो रही, ना उससे कोई एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हो रही है, तो वो नेचर वाइज जनरल एक्सपेंस है। इसी तरह आपने सुना होगा डेप्रीसिएशन, सेल्स को प्रमोट करने के लिए तो डेप्रिसिएशन नहीं, डेप्रिसिएशन ऑफ दोज इक्विपमेंट्स व्हिच आर लाइंग इन ऑफिस, लाइक फर्नीचर पड़ा हुआ है ऑफिस के अंदर, कंप्यूटर रखा हुआ है आपने, कैलकुलेटर रखा हुआ है, इस तरह की बहुत सारे गैजेट्स होंगे, प्रिंटर है, उनकी एक लाइफ है, उस लाइफ टाइम पे वो डेप्रिशिएट हो रहे हैं, तो वो जो डेप्रिशिएट हो रहे हैं वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल एक्सपेंसेस हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आपका कोई डिलीवरी व्हीकल है, आपने देखा होगा कोक, पेप्सी वगैरह के डिलीवरी व्हीकल्स होते हैं जो शॉप्स पे या बड़े बड़े स्टोर्स पे वो जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो सप्लाई करते हैं, कभी देखा है आप लोगों ने? यस सर। तो वो जो व्हीकल्स हैं वो इस्तेमाल करने से वो जो ट्रक्स वगैरह हैं वो डेप्रिशिएट हो रहे हैं या नहीं हो रहे? हाँ ना बता दें। हो रहे हैं सर, सर हो रहे हैं। तो क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है या वो सेलिंग एक्सपेंस है, जरा बताएंगे? सेलिंग। शाबाश, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, सेल्स को प्रमोट करना। अगर इसी तरह से कुछ ऑफिसेज के अंदर ऐसा होता है पिक एंड ड्रॉप सर्विस दी जाती है स्टाफ को, तो वो जो पिक एंड ड्रॉप सर्विस दी जा रही है वो जिन व्हीकल्स पे दी जा रही है उन व्हीकल्स पे भी कुछ डेप्रिसिएशन हो रही है, फ्यूल इनकर हो रहा है, तो वो एक्सपेंसेस क्या डिलीवरी व्हीकल के नहीं हैं, तो वो सेलिंग की कैटेगरी में फॉल नहीं करेंगे, बल्कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल एक्सपेंस की कैटेगरी में फॉल करेंगे। मेरी बात समझ पाए? यस नो? यस सर। सर एक क्वेश्चन था जी, जेंटलमैन पूछें। सर, जो सेल्समैन होता है सर, उसकी जो सैलरी होगी वो सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस में सेलिंग एक्सपेंस में आएगी। क्यों रखा हुआ सेल्समैन, उसको ज़हन में लेके आए, सेल्स को प्रमोट करने के लिए, कि सेल्स को प्रमोट करे, बढ़ाए। इसका मतलब उसको जो पैसे देंगे, एवरी एक्सपेंस व्हिच इज बीइंग इनकर्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ सेल्स वो सेलिंग एक्सपेंस की कैटेगरी में आएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, अब जरा आगे ये तो वो कॉस्ट है जो आपने मेरे ख्याल में अगर कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ बेसिक अकाउंटिंग भी पढ़ी है, तो यू आर वेरी वेल अवेयर कि ये सेलिंग एक्सपेंस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, जिन्हें ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं। और जैसे मैंने ये मुन्ना सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके सामने बनाया कि सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट एंड देन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करें, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं इनके बारे में, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के बारे में समवट आप अवेयर हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किसे कहते हैं और ये किस बिजनेस को फेस करना पड़ती है? पहली बात तो यही है कि क्या तमाम बिजनेसेस को ये कॉस्ट फेस करना पड़ेगी? ट्रेडिंग बिजनेस को भी फेस करना पड़ेगी, सर्विसेज बिजनेस को? ओके,
ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बिजनेस को कॉस्ट फेस करना पड़ेगी, वो एक ही जो बिजनेस है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। तो आज तक अगर आप सिर्फ और सिर्फ पहले नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात सुनते रहे, तो इसलिए सुनते रहे कि चूंकि जनरली जब आप अकाउंटिंग बिगिन स्टार्ट करते हैं तो ट्रेडिंग या सर्विसेज बिजनेस के हवाले से किताबें लिखती हैं, और अभी हम जब बात कर रहे हैं तो हम चूंकि कॉस्ट मिनिमाइज करने की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा कॉस्ट मिनिमाइज करनी है तो फिर हमें पता होना चाहिए कि कॉस्ट कौन सी है। हमने कहा एक ऑपरेटिंग या नॉन मैन्युफैक्चरिंग है और दूसरी मैन्युफैक्चरिंग है। हम दोनों के बारे में नो हाउ लेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो फिर हम समझ पाएंगे कि किस कॉस्ट को मिनिमाइज करना है और कैसे मिनिमाइज करना है। सो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए जहन में एक एग्जाम्पल लेके आते हैं और मेरे सवाल का आपने जवाब देना है। तो फिर आपको बात, यानी हम मैन्युफैक्चर करते हैं कुछ चीज़ ख्याली तौर पे अपने जहन में रखते हुए, अपने जितने भी जनरल नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग है उसकी लाइट में फिर हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को समझते हैं। चले मैं फोरम ओपन करता हूँ और आप मुझे जवाब दीजिएगा। जैसे अभी हमने बताया था कि एक साहब लकड़ी खरीदते हैं और चेयर्स बना के बेच देते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे ओके, हैं। चलें अब हम उसी मिसाल पे चले जाते हैं। आप घर में बैठे क्लास पढ़ रहे हैं, ऑफिस में बैठे, जहाँ पे भी बैठे क्लास पढ़ रहे हैं, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि एक फर्नीचर बनाने वाला है, वो टेबल एक बना रहा है, सेंटर टेबल कह लें आप, जो घरों में आमतौर पर ड्राइंग रूम में पड़ी होती है। आप अगर अपने क्लासरूम को विजुअलाइज करें, क्या आपने फिजिकल क्लासेस ICMA में पढ़ी हुई हैं या किसी और इदारे में इससे पहले पढ़ी हुई हैं, तो क्लास में जाते हैं तो टीचर के लिए एक रोस्ट्रम, जिसे पोडियम भी कहते हैं, वो पड़ा होता है, जहाँ पे टीचर खड़ा होकर आमतौर पर लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है। ज़हन में आ गया या नहीं आया? जी ओके। अब जरा आप इनमें से किसी एक को चाहे ज़हन में रख लें, मेरा सवाल गौर से सुनिएगा और उसका जवाब दीजिएगा। मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा, आप लोगों के जवाब जो जवाब देता जाएगा। आई वॉन्ट टू नो द इंग्रेडिएंट्स टू मेक दैट टेबल। मेरा सवाल ये है, उस टेबल को या वो जो रोस्ट्रम जो आपके जहन में आ रहा है उसको बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं। कैन आई आस्क यू दोस इंग्रेडिएंट्स? मुझे बता सकते हैं? ओके बोले। सर वुड है, नेल्स हैं। ओके बारी मैं लिखूंगा, आप लिखवाएंगे तो हम आगे बात करेंगे। फाइन, ओके जी। वुड है, फाइन। नेल्स, ओके, नेल्स, ग्लू, सर फेंसिंग। सॉरी, फेंसिंग फ्रेम जो होता है सर। फ्रेम कह रहे हो आप? सर फेंसिंग भी लगाते हैं ना। अच्छा जी ठीक है, चलिए हम सादा सा बना लेते हैं, जरा फैंसी नहीं बनाते, कुछ इतना खास नहीं बनाते। पॉलिश, सर पॉलिश या उसको पेंट कह सकते हैं, चलें जी। और तो शीट भी लगती है उस पर? शीट लगती है? शीट से मुराद कपड़े की शीट? नहीं सर, वो जो होती है ना, लाइक डीको वगैरह की जो शीट होती है। हाँ चलें, अगर हम डीको को लकड़ी ही कह लें, मतलब अब जाहिर बात है आजकल के ज़माने में तो लकड़ी से कुछ भी नहीं बन रहा, ये सारे आर्टिफिशियल से ही बन रहा है, जिसे आप डीको कह रहे हैं, या शायद एक तरफ जो लोग हैं उसको MDF के नाम से जानते हैं, उस मटेरियल का नाम है प्लाई, कुछ भी नाम है उसका, हम उसको लकड़ी समझ लेते हैं आसानी के लिए। जी यमुना कुछ कहना चाह रही है? जी जी सर इंग्रेडिएंट्स बता रहे हैं, बताएं। सर ये बताने थे बस खत्म हो गए सर। इसमें टूल्स इंक्लूड होंगे? टूल्स वगैरह होंगे जी। 100 मैंने लिख दिया। और हैमर होगा? हैमर जी हैमर के अलावा जी कुछ और बोल्ट वगैरह यूज हो जाएंगे। और कोई टूल का नाम बता दें, ये टूल्स ही लिख रहे हैं ना हम, 100 लिख रहे हैं, हैमर, और भी कोई टूल है तो कोई टूल जहन में आ रहा है उसका नाम बता दें। ड्रिल मशीन। चलें जी, ड्रिल मशीन, शाबाश जी। और जल्दी से सोच लें। पॉलिशर होता है।
मशीन होती है पॉलिशर। ठीक है जी, पॉलिशर मशीन होती है, फाइन, ठीक है। और कोई चीज़? सर रैपिंग के लिए मशीन होती है। जी, रैपिंग के लिए मशीन होती है, ठीक है जी। और जी, 2 लोगों ने और हैंड रेज किया हुआ है। मोहम्मद अली अनीस गुल, जी आप भी बता दें, इंग्रेडिएंट बताना चाह रहे हैं अगर तो। चलिए अभी अभी थोड़ा टाइम शॉर्ट है तो इसलिए मैं यहीं पे इसको छोड़ता हूँ। आपने इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, मेरे ज़रा सवाल सुनिएगा आप। डाल लें अच्छा, सर फॉर्म डाल लेबर लें भी जरा। इसमें शामिल होगी। जी, लेबर भी शामिल कर ली जनाब। और ठीक हो गया जी, चले मुझे मौका देते हैं बात करने का। जी जी सर। अच्छा, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि माशाल्लाह आप चूँकि बड़े आलिम फाजिल लोग हैं, मैं तो इतना इल्म नहीं रखता। आप लोगों में से कितने लोगों ने टीवी पे कोई कुकिंग शो देखा है? देखा है सर, बहुत काम ही है सर आजकल तो। माशाल्लाह आज का काम ही यही है। तो कभी आपने कोई भी जो शेफ़ है, मेल फीमेल, आपने देखा वो कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स बताते हैं, एम आई राइट? जी सर। जी, तो वो उन इंग्रेडिएंट्स में कभी आपने सुना हो किसी भी शेफ़ ने ये कहा हो कि अगर हमने वो कह रहे हैं कि ये हमने बिरयानी बनानी है, अगर वो बिरयानी बनाने से पहले कभी आपने सुना हो कि वो कहते हों कि अगर आपने बिरयानी बनानी है तो इसको बनाने के लिए एक पतीली चाहिए, एक देगची चाहिए, एक उसमें चम्मच चलाने के लिए आप सॉसर कह लें उसको, आप डोई कह लें, कुछ कह लें, वो चाहिए। कभी उन्होंने बताया हो कि इसको बनाने के लिए एक चूल्हा चाहिए, स्टोव। कभी उन्होंने बताया हो कि ये स्टोव एक किचन में फिट होना चाहिए और एक किचन चाहिए। कभी उन्होंने बताया हो कि उस स्टोव जो किचन में फिट है वो किचन इस रोए ज़मीन पे होना चाहिए। और कभी उन्होंने ये भी बताया हो कि आपको इस चीज़ को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स में सबसे इम्पोर्टेंट मैं ज़ाती तौर पे चाहिए हूँ। कभी आपने सुना? नो सर। मेरा सवाल क्या था, ज़रा बताएंगे? सर कुछ चीजें सुनी है सर, कुछ चीजें मेरा नहीं। सवाल ये था कि एक टेबल को या उस रोस्ट्रम को बनाने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड है, एम आई राइट? हाँ या ना बता दें। मैंने सवाल यही पूछा था ना। आप मुझे इंग्रेडिएंट्स में जो बता रहे हैं, आप बता रहे हैं एक आरी चाहिए, 100 कटर, हैमर चाहिए, ड्रिल मशीन चाहिए, पॉलिशर, लेबर, वो बंदा भी चाहिए। वो बंदा भी उस मेज के अंदर ही, उस रोस्टम के अंदर ही हमने दफन कर देना है, ऐसे ही करना है? हाँ हाँ बता दो जल्दी से, क्विकली बता दें। नो सर। अगर जितनी आपने माशाल्लाह मुझे लिस्ट लिखवाई है, अगर आप इसको ज़रा दोबारा रिव्यू करें और मुझे बताएं इनमें से कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं, क्विकली। सर फर्स्ट 4 हैं सर। सर फर्स्ट 4 जो है ना, फर्स्ट 4 इंग्रेडिएंट्स हैं और ये सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं। जो मैंने ब्लू कर दिया है ये इंग्रेडिएंट्स हैं। तो आप अपने जो रट्टा लगाते हैं ना कि ये चीज़ होती है, ये दुनिया में ऐसे चीज़ों को नहीं याद किया जाता, चीज़ों को लॉजिक से याद करें। ये जिन चीज़ों को आप इंग्रेडिएंट्स के नाम से जानते हैं, टेक्निकल टर्म्स के अंदर इसे रॉ मटेरियल कहा जाता है। समझ तो नहीं आ रही बात? आ रही है। चलें, अगर आपको ये कहा जाए आज के बाद कि रॉ मटेरियल किसे कहा जाता है, तो आप ये नहीं कहेंगे जो उसको बनाने के लिए चाहिए। बनाने के लिए तो 100 भी चाहिए, हैमर भी चाहिए, ड्रिल मशीन सब चाहिए होगा, लेकिन इंग्रेडिएंट्स सिर्फ जो होते हैं उन्हें रॉ मटेरियल के नाम से जाना जाता है। गॉट इट? यस और नो? ओके। चूंकि टाइम खत्म हो गया, मैं यहाँ पे बात यहीं से कल कंटिन्यू करेंगे। हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे बात शुरू कर चुके हैं। जो स्लाइड्स आपके पास हैं, ये चैप्टर नंबर 2 जो किताब के है उसके अंदर ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है ये चीज़ें लिखी हुई हैं। कल हमारा फॉर्मल जो पहला टॉपिक है, बिकॉज हम उसको लिंक करेंगे उसके साथ, वो बिगन हो चुका होगा। अभी तक के लिए इतना ही है। हम क्लास को वाइंड अप कर रहे हैं। द पीपल हु आर हैविंग अदर क्लास दे मे जॉइन दैट क्लास, और जिनके हाथ खड़े हुए में हैं मैं उनका जवाब दे देता हूँ, बट क्लास इज ओवर नाउ। द पीपल हु वांट टू गो टू द अदर क्लास वो अपनी दूसरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं क्विकली।
जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया है वो सवाल पूछ लें जेंटलमैन, मैंने उनको ओपन कर दिया है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राव मुजम्मल साहब बताएं। सर ये अब आपने कोई ग्रुप वगैरह या जीमेल पे ईमेल मैंने भाई व्हाट्सएप एक ग्रुप बना हुआ है। आप जहाँ से जिस शहर से बिलोंग करते हैं उनमें से किसी दोस्त को आप जानते होंगे, उनको कह दें, वो आपको ग्रुप का QR कोड भेज देंगे, या यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के अंदर आप भेज दें, जो ग्रुप एडमिन है वो आपको QR कोड भेज देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें मटेरियल वगैरह शेयर हो रहा है, आप वहाँ से ले लीजिएगा। जी यमुना, आप कुछ कहना चाह रही हैं क्विकली? सर ये फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो हमारी तो चलती रहेंगी ना सर? ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है या मैनेजमेंट बेहतर जानती है। मैं यहाँ से नहीं जा रहा सर, ये इधर नहीं, मैं फिजिकल में नहीं जा रहा। अच्छा चलें, बहुत अच्छी बात है, आप ना जाएं जी। राव मुजम्मिल हो गया है। गुफरान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर QR कोड चाहिए था सर ग्रुप में ऐड होने के लिए। यार ये QR कोड, गुफरान आप लाहौर से हैं, पतोगी से, नहीं कराची सर, कराची से सर। यार कराची में आप लोगों का आपस में सलाम दुआ किसी से नहीं है सर? इत्तेफाक है कि इस सब्जेक्ट के अंदर कोई भी नहीं। बहुत जालिम लोग हैं यार। आपको हम नंबर बताते हैं सर हमें दीवार से लगाया जा रहा है। कोई बात नहीं, आपको दीवार से क्यों लगाएं, आपको तो वैसे ही समुंदर आपके शहर में आ गया था खुद ही, वो घूम के आ गया सर परसों, दोबारा समुंदर आपके। अच्छा चलें, अब मैं नंबर बोल देता हूँ, आप मुझे टेक्स्ट कर दें, मैं आपको ज्वाइन करवा देता हूँ ग्रुप, ठीक है जी? नंबर बताएं जी। 0333 4256 जी सर 4256 811। ओके सर। मैं इस पे मैसेज कर दें, आपको ज्वाइन करवा देते हैं। वैसे मैं जो ग्रुप एडमिन है उनका नंबर भी लिखवा रहा हूँ, एहतियाती तौर पे आप पहले उनको करें, अगर आपको कोई मसला आता है तो फिर मुझे कर लीजिएगा। 0346 ओके सर 481 ओके 9424। ठीक है जी? चलें गोल्डागरी, कल इंशाल्लाह यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, बट आई वुड रिक्वेस्ट के स्लाइड्स और जो किताब से चीज़ें हैं उनको ज़रूर देखिएगा, ताकि जो अभी बात हमारी बेस बिल्ड हो रही है, अगर ये बेस अच्छी बिल्ड होगी तो इंशाल्लाह हमारा अगला जो है बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। सर एड अभी होंगे तो जाहिर सी बात है बुक से पीछे रहेंगे, देख तो सकते नहीं हम स्लाइड्स वगैरह। जी ये स्लाइड्स भी ग्रुप में शेयर की हुई हैं, मैंने इसलिए कहा मुझे मैसेज कर देंगे जेंटलमैन, मुझे मैसेज कर देंगे, मैं आपको वो मटेरियल फौरी शेयर कर दूंगा। ग्रुप में ऐड करने के लिए आप पहले उनको रिक्वेस्ट कर लें, जो एडमिन है, मैंने उनका नंबर आपको लिखवा दिया, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर द डे। अल्लाह हाफिज।